हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है। चलिए पहला देखिए, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दिया है, निम्नांकित कार्यों में से परिवार के किस कार्य में परिवर्तन हो रहा है? आर्थिक कार्य में परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक कार्य में हो रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में हो रहा है, या फिर उपयुक्त सभी में से। देखिए परिवार के लगभग आर्थिक कार्यों में भी परिवर्तन हो ही रहा है, धार्मिक कार्यों में भी हो रहा है और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों को ईवीएस या अर्थात पर्यावरण में 15 क्वेश्चन आप लोगों को कंटेंट से मिलेंगे और बाकी 15 क्वेश्चन आप लोगों को पेडागोजी से मिलेंगे। तो कंटेंट भी हम लोगों को तैयार करना है। देखिए थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, या फिर बैडमिंटन से। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कप का संबंध जो कि है बैडमिंटन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? देखिए भारत में सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा बांध है वो किस नदी पे बना है? ब्यास नदी पे, झेलम पर, या फिर सतलुज पे, या फिर घाघरा पे। तो देखिए भाखड़ा जो बांध बना है वो बना है सतलुज नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये लगभग सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, या फिर राजस्थान का। देखिए भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो है राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं, या फिर तराई। तो देखिए दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। संसद में शामिल है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो देखिए संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है, अर्थात उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है पूछ रहा है? कोलकाता में है, जयपुर में है, इलाहाबाद में है, या फिर दिल्ली में है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में है। अगला देखें, पाक जल मरुस्थल किसके बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो देखिए पाक जल मरुस्थल जो है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, या फिर गंगा मैदान में, समुद्र तट पे, या फिर पठारी क्षेत्र पे। तो देखिए चक्रवात से सबसे अधिक विनाश जो होता है वो होता है समुद्र तट पे, क्योंकि समुद्र तट पे ही चक्रवातों का सबसे अधिक, वहीं से ही शुरुआती जो है प्रेशर सबसे अधिक समुद्र तट पे ही होता है, क्योंकि उधर ही से स्टार्ट होता है समुद्र तट से ही। तो उधर सबसे ज़्यादा विनाश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समव्यय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समव्यय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषद का कार्य है।
देखिए अगला देखते हैं, पंचायती राज की अनुशंसा की गई 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1947 के क्रिप्स मिशन द्वारा। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। या फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, या फिर बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज का जो है शुरुआत किया गया था। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली बनाया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है, इम्पोर्टेंट है। उद्योग नहीं है, कृषि नहीं है, समुद्री परिवहन नहीं, या फिर खनन नहीं। तो देखिए ठोस अपशिष्टों का जो है स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से देखिए लोगों को पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। इस प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा है, तो आप लोगों को रेगिस्तानी ओक के बारे में डिटेल में जानकारी होगा, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। क्योंकि इसमें ओक के बारे में केवल एक जानकारी ही नहीं पूछा है, जितने भी संबंधी उसकी जानकारी है उसको भी ऑप्शन में दे दिया है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब क्या यह सही है? रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी दिया है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। या फिर इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन ए जो दिया है वो सही, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और देखिए ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन इसके जो है पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती नहीं है, ये गलत दिया है ऑप्शन बी। तो हो जाएगा ए सी डी। तो देखिए ए सी डी ऑप्शन में है बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। पुनः देखिए इम्पोर्टेंट है अभी, अबू धाबी के विषय में सही कथन बताना है आप लोगों को। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी। देखिए रेगिस्तानी में भी पाया जाता है। बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, भी सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, बाकी ऑप्शन डी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को किस रंगों में देखते हैं? वे हैं कौन से रंग है जिसको कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात में भी जागते हैं। वो कुछ रंगों को केवल दो ही रंग में ही देख सकते हैं। कौन कौन से है? बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला और सफ़ेद में देखते हैं सब जो रात में जगते हैं जानवर। ये केवल दो देता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति नाम है, प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, बताना है। पर्यावरण से संबंधित पढ़ा रही है, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा है कि अधिक जो है प्रभावित हो बच्चे। ऑप्शन ए दिया है,
विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन सी दिया है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन डी दिया है, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो देखिए जो ऑप्शन ए दिया है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, ये नहीं सही होगा, प्रभावी नहीं है। ऑप्शन बी दिया है, शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर प्रदूषित नदी दिखाना, ये भी नहीं है सही। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए, बताना है। पुनरावृत्ति को प्रबलीकरण करके, मास्टरी लर्निंग के द्वारा, या फिर विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन डी दिया समय का सदुपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला देखते हैं, शालिनी ने कक्षा 4 के देखिए यहाँ पर क्लास 4 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। देखिए शालिनी कक्षा 4 यहाँ पर है। प्रदर्शनी के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, जो कि अप्रासंगिक है। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। देखिए बच्चे जब स्वयं के खोज करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अस्थायी ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कक्षाओं और पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है, क्या कारण है। ऑप्शन ए दिया, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित। देखिए ये हो गया है, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 41 पे। देखिए दिया है कक्षा 5, यहाँ 5 है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा, आप लोगों को बताना है। पेट्रोल और डीजल एक सप्ताह न हो तो आप लोग क्या करेंगे। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता बढ़ाना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ाना। अगला है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। बाकी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य जल से संबंधित पाठ पढ़ाते समय, तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। बाकी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। वीडियो रोक कर चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरणीय शिक्षा मानव की पर्यावरणजन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को संतुलित करती है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी की शिक्षा दी जाती है। अगला देखते हैं। औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है। तो औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ ये सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक की कवि गोष्ठी एवं सिनेमा द्वारा की जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।